मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल आज फिर से ईरान के ऊपर, तेहरान पर और फ़ोर्दो जो न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला किया गया है और ये हमला इज़राइल की तरफ से ये मिसाइल जो है वहाँ पर दागी गई है। सवाल ये उठता है कि अगर B-2 बॉम्बर से इतना भारी नुकसान इन तीनों साइट्स को अमेरिका की तरफ से हुआ है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, फ़ोर्दो इज़ फिनिश, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, तो फिर अब इज़राइल वहां पर मिसाइल दागकर क्या कर रहा है? वो क्या बर्बाद करने के लिए वहां पर मिसाइल को दाग रहा है? तो इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो दावे किए गए थे कि बड़ा हमला कर कर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है, उसकी खुद वो पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तरह की जो सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि अमेरिका के हमले से पहले ही, तकरीबन 2 दिन पहले ही, जो तमाम वहां पर संयंत्र मौजूद थे, जो सामान मौजूद था, जो यूरेनियम वहां था, उसको ट्रकों में भरकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। ये हम कह सकते हैं, देखिए ये कहना तो बहुत ही अजीब होगा कि हम कहें कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है, लेकिन वैसा नुकसान नहीं हुआ है जिसकी बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिका ने दरअसल ये हमला अपनी फेस सेविंग के लिए किया। उसको इस हमले में उतरना था, उसके ऊपर जिस तरह का ज्यूज जो लॉबी है पूरा और नेतन्याहू उन सब का जिस तरह का प्रेशर था, वो इस हमले में उतरा, उसने एक फॉर्मेलिटी की, उसने एक तरह से फेस सेविंग की और उसके बाद वापस चला गया। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के साथ अपने संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अब आप ये सोचिए, जो वेस्ट मीडिया या अमेरिका या इजराइल या नेतन्याहू, ट्रंप लगातार सामने आकर जो क्लेम कर रहे हैं, अगर उनके क्लेम में 1% की भी सच्चाई होती कि वो जंग को जीत रहे हैं, वो ईरान को घुटनों पर लेकर आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या फिर इजराइल इस संघर्ष को, इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता? क्या नेतन्याहू ऐसा चाहते? जाहिर सी बात है कि ईरान ने जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है इजराइल को और जिस तरह का नुकसान वो लगातार पहुंचा रहा है, आज भी नए हमले अलग अलग जगहों पर ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान खामोश नहीं बैठ रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है और वो लगातार अपने तमाम वक्तव्यों में, अपने तमाम स्टेटमेंट्स में जिस तरह की दृढ़ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है इन सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स के सामने, वो साफ तौर पर इनके माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि इजराइल ये चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है वो खत्म हो जाए। इस सब के बीच ईरान के मैं आपको ये बता दूं कि कुछ जगहों पर हमले किए गए हैं और ईरान के इजराइल ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इजराइल ईरान की एवन जेल जो है उसके प्रवेश द्वार पर हमला कर रहा है, जहां ईरान की सरकार के राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कैद रखती है। यानी कि जो मौजूदा रिजीम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से वहां कैदी हैं और इस मौजूदा रिजीम के अगेंस्ट जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, उस जेल पर हमला किया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट करना कि अगर आप ईरान को ग्रेट अगेन नहीं बना सकते हैं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, यानी कि सत्ता परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं, रिजीम चेंज की वो बात कर रहे हैं। और शुरू से ही अमेरिका और इजराइल का ये मोटिव रहा और 11 दिन में ये पूरी तरीके से उनका नकाब भी उतरा है और पूरी तरीके से वो इसमें नाकाम साबित हुए हैं। अब इस जेल पर हमला करके क्या वो एक तरह से सिविल वॉर छेड़ना चाहते हैं क्या ईरान में? क्योंकि वो अपने मकसदों में जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहे हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि गिड़गिड़ाए पीस के लिए ईरान सामने आए, वो सब तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान तो तन के खड़ा हुआ है और उसके साथ रशिया, चीन, इस तरह के बड़े मुल्क भी खड़े हैं। तो इससे आप ये समझिए कि इजराइल और अमेरिका कैसे पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। वैसे भी अमेरिका का अगर आप इतिहास देखेंगे कि
उसे सिर्फ जंगों में शामिल होना आता है, शुरू करना आता है, उसको खत्म कैसे किया जाए ये उसे पता ही नहीं है। और इराक से लेकर तमाम जगहों पर, अफगानिस्तान, तमाम जगहों पर जहां कहीं भी उसने जंग छेड़ी, उसका हश्र आप देख लीजिए कि कैसे वो वहां से वापस लौटा है। और अब वो ईरान उसके लिए आखिरी रोड़ा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इसराइल अपनी हेजमनी स्थापित करना चाहता है, लेकिन शायद ईरान को उन्होंने अफगानिस्तान या कोई दूसरा मुल्क समझने की गलती की थी। और अफगानिस्तान भी मैं नहीं कहूंगी, वहां पर भी देखिए आप, तालिबान ने कैसे अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था और वहां से उन्हें भागना पड़ा था, ये भी हम सब ने देखा। अब ऐसे में मॉस्को पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री और उनकी मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन से। पुतिन लगातार इन तमाम हमलों की निंदा तो कर ही रहे हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में अपनी बातों को रखा है, उन्होंने हेल्प भी एक्सटेंड करने के लिए कहा है कि जिस भी तरह से जो मदद होगी वो पहुंचाने की बात। चाइना भी डटकर जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और अब इस सब में देखिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या उसको बंद किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप फिर समझ लीजिए कि कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि ऑयल का जो आवागमन है वो पूरी दुनिया का, वो लगभग 20% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। पार्लियामेंट में ईरान की ये पास हो चुका है, अब आखिरी दस्तखत सिर्फ आयतुल्लाह खामनाई को करने हैं, सुप्रीम लीडर को, और उनके सिग्नेचर होते ही, उनके दस्तखत होते ही आपको पता है कि कैसे जो तेल के दाम जनवरी से अब की अगर हम बात करें तो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि सबसे महंगा तेल है अभी जनवरी के मुकाबले, अभी की अगर हम बात करते हैं तो। और उसमें आप ये देखिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो फिर आप ये सोचिए पूरी दुनिया में महंगाई का क्या आलम होगा, पूरी दुनिया में आप सोचिए कि तेल के दाम किस तरह से बढ़ेंगे। हम आज बात करेंगे कि इसमें हुती और दूसरे जो आसपास के यमन और इन तमाम देशों की क्या भूमिका होने वाली है, लाल अरब सागर के जरिए किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कि अमेरिका के जो ठिकाने हैं, क्या ईरान जो गल्फ में, जो मिडल ईस्ट में है, क्या उसको निशाना अब बनाएगा, और आगे की स्ट्रैटेजी ईरान की अब क्या होने जा रही है मॉस्को से जब वो लौट कर आएंगे, और रशिया से किस तरह की उनकी बातचीत होगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, क्या उसके बाद ये जो पूरी जंग है ये क्या शक्ल लेने जा रही है, क्या इससे ये तय होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं अमरीश मिश्रा जी हैं, जो मिडल ईस्ट मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और उनसे बेहतर इन तमाम मुद्दों को कोई नहीं समझता है। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अमरीश जी, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, खासतौर पे मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उस पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी। अगर इजराइल जीत रहा है, अगर अमेरिका की एंट्री से ये सब कुछ सारी चीजें बदल गई हैं, तो फिर इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म क्यों करना चाहता है, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सही है तो? अमरीश जी की आवाज खोले जी। आप अनम्यूट हैं अमरीश जी शायद। जी जी जी, जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। अच्छा, तो देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज नेतन्याहू ने कही है, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी घिसाव थकाव की लड़ाई में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। वॉर ऑफ एट्रिशन मतलब कि तुम दो मारो हम एक मारेंगे, हम एक मारेंगे तुम दो मारोगे, और जो लंबे समय तक चले उसको वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं। अब वॉर ऑफ एट्रिशन में इजराइल, पहले सबको पता था कि इजराइल के पास वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ने का कि ना ही कुवत है ना ही उसके सेना ट्रेंड है, क्योंकि हमास जो जीता है या हमास अभी भी जो जीत रहा है वो इसी वजह से जीत रहा है क्योंकि उसने वॉर ऑफ एट्रिशन में इजराइल को ढकेल दिया। इजराइल की मजबूरी है गाजा पे उसको कब्जा करना। था उसने दो ऑब्जेक्टिव्स कहे थे, उसने कहे थे कि हम हमास को खत्म करेंगे और होस्टेजेस को फ्री करेंगे, ये दो ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन उसके लिए उसको गाजा में उसकी फोर्सेस को ग्राउंड पे जाना था, ग्राउंड पे जाना जरूरी था, क्योंकि बिना ग्राउंड पे जाए कैसे वो ये कह सकते हैं कि हमने हमास को एलिमिनेट कर दिया हवाई जहाज के हमलों से। तो वहां पर वॉर ऑफ एट्रिशन में नेतन्याहू बुरी तरह फंस गया, उसका जितना पैसा खर्च हुआ सब हुआ। अब वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लेबनान पे हमला किया कि चलो कुछ दिन के लिए
गाजा से ये फोकस हट जाएगा। फिर सीरिया पे हमला किया, फिर सीरिया में एक बड़ी जीत उन लोगों को हासिल हुई। अब उसके बाद उसने ईरान पे हमला कर दिया। अब ये जो सारी चीजें थी, ये सब था कि वी विल अचीव क्विक विक्ट्री, लेकिन क्विक विक्ट्री इनको लेबनान में नहीं मिली, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह ने फंसा दिया, जबकि इन्होंने वहां भी यही किया था कि टॉप लीडरशिप को मार दिया था और ये सोचा था तड़ से हो जाएगी जीत। अब वहां पर भी हिजबुल्लाह ऐसा लड़ा कि इनको संधि करनी पड़ी। सीरिया में अच्छा, वहां भी देखिए यही पैटर्न था, लड़ाई में ये नहीं फंसना चाहते लेबनान में, इसीलिए उन्होंने वहां सीज फायर किया। अब सीरिया में भी देखिए, क्योंकि सत्ता वहां की खत्म हो गई, इनका आदमी बैठ गया, लेकिन वहां भी जो इजराइल ने जहां भी कुनेत्रा तक पहुंची है, कुनेत्रा के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कम से कम 10 बार दारा की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सीरियन रेजिस्टेंस, जिसमें फिलिस्तीनी शामिल है और बहुत सारे फिलिस्तीनी वहां सीरिया में हैं, वो लोग लगातार उनका मुकाबला कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और इजराइल वही डर रहा है कि कहीं वॉर ऑफ एट्रिशन यहां ना शुरू हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बड़ी बात यह है, इजराइल डरता है वॉर ऑफ एट्रिशन से। अमेरिका भी डरता है, क्योंकि अमेरिका देख चुका है कि वॉर ऑफ एट्रिशन से होता क्या। इराक में जब अमेरिका ने 2003 में इंटरवीन किया, तो एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2007, 2008 वहां पर तो इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही थी और लगातार अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा रहे थे। तब अमेरिका ने तय किया कि इनको अगर हमको कुछ करना है तो यहां से हम अपने सोल्जर्स हटाएं और हम आईसिस को ट्रेन करें, यानी इन्हीं के लोगों में से आतंकवादी पैदा करें और जो कि इन्हीं को मारे हमारी तरफ से। ये अमेरिका तो वो भी वॉर ऑफ एट्रिशन के लिए वो ट्रेंड ही नहीं है, वो तो क्विक विक्ट्रीज वाली एक फ्री फिलॉसफी है, जिसपे इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब पुराने हो गए। अब इस समय इजराइल बहुत बुरी तरह से फंस गया। अच्छा, आपने वॉशिंगटन पोस्ट की, इसकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात की, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की बात करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट, वो फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। एक यूएस ऑफिशियल ने उनको बताया, यूएस ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इसकी संभावना बहुत कम है। ये यूएस का असेसमेंट है कि इसकी संभावना बहुत कम है, ये बहुत दिनों में बात बाहर आ जाएगी। देखिए, एक चीज देखिए आप, कि तुलसी गबार्ड को इन्होंने कह तो दिया, ट्रंप ने, कि तुलसी गबार्ड इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने 2020 में ही कह दिया था कि ईरान के साथ वॉर का कोई मतलब नहीं है, और उनकी कांग्रेस में टेस्टिमनी है कि ईरान के पास उस तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो उसके साथ लड़ाई जस्टिफाइड नहीं। तो ट्रंप ने इधर कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि शी इज रॉन्ग, लेकिन सवाल ये है कि उनको हटाए तो नहीं। अभी भी उनकी वो डिफेंस टीम की है, कि मतलब ये नेशनल इंटेलिजेंस की उनकी हेड है, वो उनको हटाए तो नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो वो लॉबी, एंटी इजराइल लॉबी है, जिसमें तुलसी गबार्ड हैं, जेडी वैंस हैं, और भी लोग हैं, ये लोग अभी भी अपने व्यू को रख रहे हैं और ट्रंप अलाउ कर रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना कि यूएस ऑफिशियल ने कहा कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, इसको हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। ये यूएस ऑफिशियल का स्टेटमेंट है टू न्यूयॉर्क टाइम्स। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये है कि अभी जो स्ट्राइक्स हुए कल, जिनके बारे में इतना हल्ला हुआ, वो शोबाजी ये ज्यादा थी, उसमें सब्सटेंस कम था। वो कैसी स्ट्राइक थी, क्या थी, उसमें जो कहा गया कि 18 घंटे उड़ के मिसौरी से B-2 जहाज आए और उन्होंने 7 जहाज आए, उनके साथ 100 जहाज और थे, और उन 7 जहाजों ने 2 जगह फुद्रो में और नतांज में उन्होंने बम गिराए। उसके बाद जो एक अमेरिकन सबमरीन ने 20 टॉमहॉक मिसाइल छोड़ी इस्फहान पे अलग से। ये सारी जो चीजें हुई, इनके पीछे जब कोई नुकसान ईरान का उस तरह से नहीं हुआ, या मान लीजिए एक नुकसान आप कह सकते हैं एंट्री एग्जिट वाली जो बात आ रही है कि एंट्री पे और एग्जिट पे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इनका कोई मटेरियल का नुकसान हुआ, कोई रिसाव हुआ हो रेडियो एक्टिविटी का, तुरंत वीडियो एक आ गया कल कि जो वहीं पर पत्रकार पहुंच गए कि वो वही फुद्रो में थे कि देखिए ये धुआं उड़ रहा। बहुत ही समान सी बात थी। और कल जो है वो राजीव जी के प्रोग्राम में, डीबी लाइव में, एक और मौलाना साहब आए थे ईरान से। वो फुद्रो मतलब कौम में ही रहते हैं, और वो बस थोड़ी देर के लिए आ पाए थे कौम से, और उन्होंने कहा कौम यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है फुद्रो से। यहाँ पर हमें कुछ, हम जैसे समान जिंदगी है वैसे हम लीड कर रहे हैं, जैसे कल था वैसे ही आज है, तो ये संभव ही नहीं है। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ बुशरा जी, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है
वो अगर पेनिट्रेट ना कर पाए, चलिए मान लिया वो 90 मीटर नीचे है, जो ईरान की सुविधाएं परमाणु, वो ये 60 मीटर तक, ये 60 मीटर तक जा सकते हैं। चलिए 60 मीटर उन्होंने कोशिश की, फेल कर गए। हालांकि ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अगर ये सच है तो, लेकिन ये भी तो सच है कि वो 600 मीटर का जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रप्चर होता है, वो तो बंकर बस, ये मतलब ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, इनके लिए एसेंशियल है। वो अगर उन्होंने कांटेक्ट किया है अर्थ से, तो वो एक 600 मीटर का, सॉरी मैं शायद किलोमीटर बोल, 600 मीटर का वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रप्चर क्रिएट करते हैं। उसका असर वहां की धरती पे होता है, वहां पर क्रेटर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कहाँ है वो सब? ये तो मैं एकदम साइंटिफिक टेक्निकल सवाल उठा रहा हूं। और अभी आप देखिए कि जो आज ईरान ने जो अपनी 21वीं जो 21st वेव छोड़ी है, जिसमें जो ट्रू प्रॉमिस 3 की, और जिसमें उन्होंने अपनी मिसाइल को अब यूज करना शुरू कर दिया है, जो उनकी उनकी जो 18,000 20,000 किलोमीटर पर आवर वाली मिसाइल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना बकायदा शुरू कर दिया है। और ड्रोन्स भी मार रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज मिसाइल भी मारी, और आज फिर से नजिफ पे हमला हुआ है। नजिफ का मतलब है दिमोना, जो जो इसराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और इसराइल, एक वजह और है, एक तो जैसे मैंने बताया, इसराइल इज अफ्रेड ऑफ अ वॉर, मतलब इसराइल डजंट वांट इटसेल्फ टू बी ड्रैग्ड इनटू अ वॉर ऑफ एट्रिशन। एक ये हो गया। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा जो डर है उनको, वो है दिमोना, कि दिमोना पे अगर एक भी मिसाइल लग गई तो उसके बाद तो इसराइल खत्म है, क्योंकि वो उनका पूरा मोरल गिर जाएगा। नेतन्याहू सरकार से हट जाएंगे, ये तय। नेतन्याहू सरकार से हट जाएंगे, और जो भी नई सरकार आएगी वो नेगोशिएट करेगी। वो सबसे पहले गाजा में, और ये सबसे पहले ईरान से नेगोशिएट करेगी, फिर वो गाजा में हमास से उनको नेगोशिएट करना ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरी स्थिति है, और जो अभी आज का जो मंजर है वो ये है। जी जी, बिल्कुल। आपके पास मैं लौट रही हूँ और मेरे साथ ईरान कुम से मेरे साथ आगा सूरतवाला साहब जुड़ गए हैं, और उनसे बेहतर अभी कौन बता पाएगा कि वहाँ क्या सब कुछ चल रहा है। आगा साहब, बहुत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल ये आगा साहब, कि अभी जो रिपोर्ट्स ईरान से आ रही हैं और जो इज़राइल भी जो कह रहा है कि एक बार फिर से फुर्दू पर की जो न्यूक्लियर साइट है उस पर फिर से मिसाइल दागी गई है। दूसरा ये कहा गया है कि एविन की जो जेल है उसके जो एंट्री है उस पर मिसाइल जो है वो दागी गई है। क्या वहां से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि वहां पर वो तमाम लोग हैं, कैदी हैं, जो जाहिर सी बात है इस रिजीम के खिलाफ रहे होंगे, या कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा जो वहां पर हैं। क्या किसी तरह की सिविल वॉर छिड़वाना चाहता है इजराइल, क्योंकि रिजीम चेंज की बात पहले नेतन्याहू कर रहे थे, रिजीम चेंज की बात अब ट्रंप भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इस तरह का हमला। ताजा अपडेट वहां की क्या है, और अगर अमेरिका ने B2 बॉम्ब गिराकर फर्दू की न्यूक्लियर साइट को तबाह बर्बाद कर दिया था, तो फिर इजराइल की मिसाइलें वहां क्या कर रही हैं? जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे एक बार फिर मौका मिला देर से आने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। जी, मैं आपके दोनों सवाल को मैंने गौर से सुना। पहला पॉइंट जो आपने पूछा कि फोर्दो के ऊपर जो हमला हुआ है, जी हाँ, कुम के नज़दीक आज हमला होने की ईरानी ऑफ़िशियल्स ने भी पुष्टि की है, और एविन के ऊपर भी हमले की ईरानियों ने पुष्टि की है कि इस तरह का हमला हुआ है। तबरेज़ पर भी हमला हुआ है, और इस तरह के दूसरी जगहों पर आज तकरीबन 10 जगहों के ऊपर इसराइल ने छोटे-मोटे हमले किए हैं। और जो सवाल के साथ आपने पॉइंट रखा है, एक्चुअली वही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट और लॉजिकल है। आज के इस्राइल के हमले ने यह साबित कर दिया है कि फोर्डो के बारे में जो क्लेम ट्रंप ने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, वो क्लेम बिल्कुल गलत था। इसको कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अमेरिका ने फोर्डो के ऊपर हमला किया था, लेकिन उस हमले के असर को, कितना असर हुआ था, ट्रंप ने एक आकर क्लेम किया था कि हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आज के हमले से इसराइल ने खुद एक कॉन्ट्रडिक्टिव उसमें ये साबित किया है कि वो कामयाब हमला नहीं था, लिहाजा हमको आज हमला करने की जरूरत पड़ी है। दूसरी बात, जो एविन के ऊपर हमला हुआ है, एविन एक ऐसी जेल है जहां पर ईरान के पॉलिटिकल वो लोग कि जो ईरान के सिस्टम और हुकूमत में आमतौर पे जो पॉलिटिशियंस या इस टाइप के लोग होते हैं, जो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करते हैं कि बाहर वालों के साथ मिलकर इंटरनल हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, इस तरह के एलिमेंट तकरीबन हर कंट्रीज में कम या ज्यादा पाए जाते हैं। ईरान के अंदर वो एलिमेंट के जिनके ऊपर जासूसी का आरोप है,
जिनके ऊपर ये आरोप है कि बाहर की कंट्री के साथ में, जब वो बाहर की कंट्री कहते हैं तो अमेरिका या इसराइल, उनके बिके हुए लोग हैं, वो वहां पर रहते हैं। तो आज इसी तरह से एक सरसरी में खबर जब देख रहा था तो मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया था कि ईरान के अंदर लास्ट फ्राइडे को हमने ये देखा था कि यहाँ की पूरी कौम यूनाइट है अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर। जो लोग यूनाइट नहीं हो सकते थे पोटेंशियली वो जेल में थे। आज अगर इसराइल ने जेल के ऊपर हमला किया है तो एक तरीके से उनको भी वो अपना मुखालिफ बना रहा है और उनको भी एक तरह से हुकूमत के साथ खड़े रहने के लिए वो मजबूर करेगा, क्योंकि उनको भी ये आइडिया हो रहा है कि शायद इसराइल ये चाहता होगा कि उसके कुछ राज जो यहाँ पर वो जेल के अंदर ही छुपे रह जाएं। तो ये हमला हुआ है, इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि के बारे में मैं भी अपनी तरफ से, मैं भी कुम में रहता हूं तो ये कहूंगा कि हम लोगों को सिर्फ ये खबर आई थी कल भी कि इस तरह से अमेरिका ने एक हमला किया, ना कोई आवाज, ना कोई उसकी लर्जिश, यानी अर्थक्वेक टाइप जो एक चीज होती है इस तरह के बड़े बम के गिरने के बाद में, बस्टर बम, बंकर बम, जैसे कि अभी मिश्रा जी भी कह रहे थे, तो उस तरह की भी कोई चीज खबर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया है। एकदम सामान्य जिंदगी है, एकदम नॉर्मल वाली जिंदगी है। यहाँ पर हम लोग, यानी मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ, एकदम नॉर्मल लाइफ है। सिटी के अंदर कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हो रही है कि जो ट्रंप ने वहां पर ट्वीट के जरिए से कहा था। आज का हमला यकीनन कल के हमले के मुकाबले में बहुत कम था। ये उन हमलों की तरह है कि जो सिटी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर अगर हो रहा है तो इसकी भी खबर सिटी में नहीं आ रही है, और ऐसा इस जिंदगी के ऊपर कोई वैसे असर नहीं पड़ रहा है। पहले या दूसरे दिन, मैं एक दो पॉइंट सिर्फ कंटिन्यू करने के लिए, पहले या दूसरे दिन ईरान के पेट्रोल पंप के अंदर भीड़, जी, आपकी आवाज जो है वो चली गई है। लोगों जी को, जी 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 जी, शुरू के पहले अपनी या बात। दूसरे दिन, क्योंकि पहला दिन वो दिन था जी, 13 जून का दिन वो दिन था कि जहां सिर्फ ये खबरें आ रही थी कि इसराइल हमले पे हमला कर रहा है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। तो पहले दिन के, यानी दोपहर से लेकर रात तक में ईरान के पेट्रोल पंप या मार्केट में थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि अपना राशन या अपना पेट्रोल का इंतजाम वो कर ले ताकि गाड़ी वाड़ी उनके पास तैयार मोड में रहे। लेकिन अब आज भी दोपहर की ही मैं बात करना चाह रहा हूं, ईरान में अभी तकरीबन 3:30 हो रहा है, 1:30-2 बजे के करीब की बात है। पेट्रोल पंप भी बिल्कुल खाली हैं और इस तरह से है कि जैसे यहाँ एकदम नॉर्मल जिंदगी जैसे आम दिनों में होता था। जी, मेरी बात हो गई। जी जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ वो भी हो रहा है बीच में, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सवाल मेरा आपसे है आमरेश जी, कि आज जो विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हैं और पुतिन से जो मुलाकात उनकी हुई है, इससे क्या कुछ बदलने के आपको आसार दिख रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कि इस ये पूरी जंग है, इसमें कुछ बदल सकता है? क्योंकि इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ऑल द वे ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रशिया पहुंचे हैं। हालांकि इंडियन मीडिया में तो ये कहा जा रहा है मदद के लिए वहां पर उनके पास गए हैं। अब जिसको जो नैरेटिव सूट करता है वो कहेगा, लेकिन इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इससे क्या बदलाव, अगर कोई बहुत सख्त स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आता है? क्योंकि खबर ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, उन्होंने नेतन्याहू से भी बात की है, उन्होंने यूएई के जो है उनसे भी उन्होंने बात की है, और भी कई मुल्कों के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की है पुतिन ने। और वहां पर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो तो वहां पर हैं ही। तो क्या इससे क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है? और क्या आपको ये लग रहा है कि जो आसपास जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, अगर ये आगे ट्रिगर होता है तो क्या ईरान उसको निशाना बना सकता है? और क्या लाल सागर में जो हमने जलता हुआ जो जहाज देखा, जिसकी तस्वीर हमारे सामने आई, उसकी सच्चाई आप बता सकते हैं कि सही है कि नहीं? क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। मैंने कल रात के अपने वीडियो में भी बताया था, 3 हमले हुए हैं। यमन ने रेड सी पे हमला किया है और एक अमेरिकन जहाज पे। उसके बाद उसने एक इजराइल पे भी एक हमला किया था, जिसको इजराइल ने वो खबर दबाई। हिजबुल्लाह ने फिर से अपनी गन्स शुरू कर दी हैं खोलना। इसके इनिशियल जो 5 जगह अभी लेबनान के अंदर 5 जगह इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं, 5 गांव समझ लीजिए वहां पर हैं, बाकी सब वो विड्रॉ कर चुके हैं। अब उन 5 जगहों के एकदम सामने रॉकेट्स गिरना, ये बिल्कुल कल रात की बात है ताजी।
उसके बाद इराकी रेजिस्टेंस ने जो अमेरिकन बेसिस हैं इराक के अंदर, वहां भी कुछ एक्टिविटी की है। क्या एग्जैक्टली की है अभी उसकी खबर आई नहीं है, लेकिन ये एक बात हमको अपने सोर्सेज से पता चला है जो जॉर्डन में है कि वहां पर ये 100% इराकी रेजिस्टेंस ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हो सकता है आज रात को या हो सकता है कल तक वो कार्रवाई बड़े रूप में सामने आ जाए। देखिए ये बात अच्छा, अब जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के गए हैं रशिया, अब आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर गए हैं तो उनसे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव वो भी मिल सकते थे, लेकिन पुतिन खुद आए। पुतिन के खुद के आने का मतलब क्या है? पुतिन खुद के आने का मतलब है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं खामनेई साहब का कोई संदेश लेके गए हैं और एक पूरा उनको सीधे रशिया के प्रेसिडेंट को ये बताना है और उस चीज को उन्होंने, अब ये जो देखिए सारी चीज है, रशिया का कल ये कहना कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान को जरूरत होगी तो हम दे सकते हैं, अगर ईरान ने मतलब मतलब इस लेवल तक उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन हम दे सकते हैं। चाइना का जो पूरा रुख लगातार एक बना हुआ है, ये जो देखिए सारी परिस्थिति है ये दिखा रहा है कि रशिया जो है वो इस जंग में पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि अगर अमेरिका ने थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ाए तो रशिया इंटरवीन करेगा। एक चीज और है देखिए कि गाजा का मुद्दा एक ऐसा है जो ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और खामनेई साहब कह रहे हैं कि इसको फोरफ्रंट पे रहना चाहिए। वो उसके तहत भी जो पुतिन से बात हुई है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब की, उसमें ये भी पहलू है कि वो कहीं ना कहीं पुतिन से ये भी कह रहे हैं कि तुम इंटरवीन करो गाजा में, जो एक इजरायली फोर्सेस अभी भी कत्लेआम उनका जारी है अब, और ये जो वहां से इजरायली फोर्सेस परमानेंटली हटे, ये भी एक वजह हो सकती है, पॉसिबल है। अगर ईरान जो अपना एग्रेशन जारी रख रहा है और आगे जारी रखेगा जब तक इजराइल घुटने नहीं टेक देता है, लेकिन अगर इजराइल ने गाजा में पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया, पूरी तरह से एड अलाउ कर दी सब कुछ और कोई हमला नहीं, उसकी गारंटी रशिया ले, अमेरिका की गारंटी अब ना ईरान मान रहा है ना हमास मान रहा है, रशिया उसकी गारंटी ले, उसकी गारंटी चाइना ले, उसके और ताकत ले, और वो सीधे फिर अगर वायलेशन होता है तो फिर वो सीधे युद्ध में कूदे। इस तरह की भी बात आज होनी है, जो मेरी खबर है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, अब देखिए चीजें यहां तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो कल का ऑपरेशन किया, उसके बाद अमेरिका के अंदर जो एक ग्रेजुएट जैसी स्थिति पैदा हो गई और अमेरिका के इलीट में जो रूलिंग इलीट है उसके अंदर डिवीजन हो गया, और जो डेमोक्रेट्स हैं और जो बाकी ऑपोजिशन है और उसके साथ साथ जो जन आंदोलन, वो तो एक अलग से है ही, वो तो एक अलग फैक्टर। लेकिन जो रिपब्लिकन्स के अंदर है, वो भी रिपब्लिकन जो रूलिंग अभी कोलिशन का पार्ट है, उनके अंदर जो डिवीजन हो गया है, रशिया उसमें फंसा है और बिल्कुल सही टाइमिंग है। चाहे पुतिन ने बुलाया हो ये अरागची को या वो खुद गए हो, जो भी स्थिति है, लेकिन इस समय इस मीटिंग का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे। जी जी बिल्कुल, इंतज़ार हमें करना होगा कि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट क्या आता है, क्योंकि मुलाकात की तस्वीरें आई हैं और खुद पुतिन जो हैं उनको अरागची को रिसीव करने के लिए वहाँ पर गए हैं, वो तस्वीरें सब हमने देखी हैं। तो ये समझा जा सकता है कि इस जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है उसमें ये मुलाकात कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है। आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि लगातार चाहे आयतुल्लाह खामनेई की हम बात करें या ईरान, जाहिर सी बात है वही है अथॉरिटी, उनकी तरफ से जिस तरह की ट्वीट, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम ना झुकेंगे, बल्कि जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर चाइना या फिर रशिया की तरफ से एक बैक चैनल, एक बातचीत का अगर डोर ओपन होता है, तो क्या ईरान उसके लिए तैयार है? क्या अब उसको लगता है कि ये मौका है कि क्योंकि अमेरिका फुल फ्लेजडली इसमें कूद गया है और अगर कहीं से भी अगर अमेरिका के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, अगर वो जो बेसिस हैं अगर उन पर ईरान हमला कर देता है, जाहिर सी बात है फिर ये अग्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या तैयार है ईरान बातचीत के लिए? क्योंकि पहले भी उसने बातचीत के लिए वो राजी हुआ था, लेकिन अगर इस चैनल से बातचीत के रास्ते खुलते हैं, रशिया, चाइना और खास तौर पर रशिया, तो फिर इसके क्या आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं?
जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा और मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया था, जो ये इन्होंने रशिया की ट्रिप की तरफ भी बहुत ही विस्तार से बयान किया था। मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आपके जवाब को देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब लास्ट फ्राइडे को हमने ये देखा कि जेनेवा के अंदर 3 फॉरेन मिनिस्टर जो यूरोपीय यूनियन के अहम कंट्रीज के हैं, इंग्लैंड, जर्मन और फ्रांस के, अब्बास अरागची उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये वो ट्रिप थी जो पहले से अनाउंस ट्रिप नहीं थी। जंग शुरू होने के बाद ये ट्रिप को अनाउंस किया गया था कि इनको जेनेवा जाना है। लेकिन जो एक पहले से अनाउंस ट्रिप थी, वो ट्रिप थी इनको सैटरडे और संडे इस्तांबुल में जाना था, जो इनकी उर्दुगान के साथ मीटिंग हुई थी। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस में ओआईसी के इनको शिरकत करना था, इस्लामिक कंट्रीज के, जिसमें उनको पहले से शिरकत करना था। ये प्लान प्रोग्राम ऑलरेडी था। लेकिन आपने जो कहा कि बैकडोर से कोई डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता है, तो ईरान क्या करेगा? ईरान ने अपने फ्राइडे के जेनेवा के प्रोग्राम को अपने यानी उसके अंदर आइटिनरी में ऐड करके ये बता दिया है कि ईरान जंग नहीं चाहता था, जंग नहीं चाहता है। जब 13 जून को भी हमला हुआ है, तो उसके बाद हम देख रहे थे कि संडे को, उसी वीक के संडे को, जो 15 जून थी मोस्ट प्रोबेबली, 15 जून को ऑलरेडी अमेरिका के साथ वो बैठने के लिए तैयार था और इसकी तैयारी हो रही थी। तो अमेरिका के साथ भी बैठने के लिए तैयार था। लेकिन जब जंग शुरू होती है और जंग के बाद ये कहते हैं कि इस जंग के अंदर हम अमेरिका को इसराइल का बराबर का शरीक मानते हैं, तो अब हम अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे ये संडे को। तो अमेरिका के साथ बैठने से इनकार कब किया ईरान ने? जब अमेरिका ने मीटिंग के टेबल को आकर जला दिया। ये आगे अरागची यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के वर्ड है कि जब तुमने उस कमरे में आग लगा दिया जिसमें हमको बैठना था, तो अब बैठने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि तुमने आग लगाया है। लेकिन जब तुमने जिस कमरे में आग लगाया है, तो इसका मतलब नहीं कि हमने बातचीत के सब रास्तों को बंद कर दिया है। ईरान यूरोपीय कंट्रीज के 3 बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलता है और मिलने के बाद भी उनसे ये कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि हम लोग किसी अच्छे नतीजे के ऊपर पहुंचे और हम लोग की गुफ्तगू फ्रूटफुल हो, तो कम से कम तुमको ये तो करना चाहिए कि कंडम करो ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है। तुम एक तरफ कंडम भी नहीं करते हो, यानी अपना दामन जो है, यानी अपने दामन को और अपने पल्ले को झाड़ रहे हो। तुम इसराइल को कंडम करने से भी और कंडम नहीं करना चाहते हो, और दूसरी तरफ हमको आके सिर्फ कहते हो कि हम बात करें। तो क्या तुम हमें पागल समझते हो कि एक तरफ हमको मारा भी जाए और दूसरी तरफ हमसे ही जबरदस्ती की जाए कि हम टेबल पर आए? लिहाजा ईरान ने उस मीटिंग के बाद में अपने प्रेस रिलीज में इस टाइप की बात को किया था कि यूरोपीय यूनियन चूंकि बायस्ड होकर बात कर रही है, किसी एक साइड को कंडम नहीं करना चाह रही है जिसने एग्रेशन को शुरू किया है, एक्ट ऑफ वॉर किया है, तो इनको हम अपनी बात, ये हमारी बात नहीं समझ सकते हैं। ये हमारी बात, और हमारी बात को अगर हमारे साथ ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त ये है कि वो कंडम करें इस हमले को, जो वो कर नहीं रहे। जिस वक्त ये यहां से निकल रहे थे फ्राइडे को जेनेवा के लिए निकल रहे थे, तो लास्ट वीक यानी अमेरिका के हमले से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि टर्की के बाद हम रशिया जाएंगे। ये वो वाली ट्रिप नहीं है कि जो अमेरिका के हमले के बाद अचानक अनाउंस हो रही है। जो भी मीडिया में, और मिश्रा जी भी हैं, आप भी मीडिया की हैं, आपने भी ये देखा होगा कि ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी। जब ये टर्की में थे तभी ये बात हो गई थी कि अब अगली मीटिंग रशिया में होने वाली है, और उसी अनाउंस के साथ ये भी बता दिया गया था कि इस मीटिंग में जो ये रशिया जाएंगे, तो इस सफर के अंदर उनकी मुलाकात पुतिन से भी होने वाली है। अभी आज मैं ईरान के न्यूज चैनल्स को देख रहा था। ईरान के न्यूज चैनल्स ने ये खबर दिया है कि पुतिन ने 2 बातों की तरफ ताकीद किया है, तवज्जो दिलाया है। पहला पॉइंट, हम हर कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए से जंग रुके, ये हमारी कोशिश है। क्यों? और ये भी पुतिन ने साथ में कहा था कि ये जंग जो शुरू की गई है, ये बिल्कुल गलत तरीके की जंग है, और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन और दुनिया की कंट्रीज को मिलकर कंडेम भी करना चाहिए, और जिसने एक्ट ऑफ वॉर किया है उसके खिलाफ न सिर्फ निंदा बल्कि मिलकर कोई बड़ा कदम उठाने की भी जरूरत है। ये एक चीज का उसने इस चीज को दोहराया है पुतिन ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने। दूसरी चीज जो वो आज उन्होंने कहा है, और इससे पहले रशियन ऑफिशियल्स ऑलरेडी कह चुके हैं, कि हमसे हर मुमकिन मदद जो हम ईरान की कर सकते हैं, हम कोई मदद करने में पीछे नहीं है, और हम ईरान के साथ इस जंग के आलम में खड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, और वो ये है कि ईरान इस जंग के अंदर जब वो आया है, तो यहां का मीडिया, यहां के ऑफिशियल इस बात के ऊपर ताकीद कर रहे हैं
कि अगर कोई मुल्क आकर निंदा करता है इसराइल के अमल की, कि इसराइल के हमले की, तो ये वो उसका फर्ज अदा कर रहा है, क्योंकि हर मुल्क की ये जिम्मेदारी होती है नैतिकता की बुनियाद के ऊपर कि वो सही का साथ दे और गलत के खिलाफ वो खड़ा हो। तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी निंदा करे। लेकिन ईरान ने अभी तक के ऑफिशियली ना किसी से मदद मांगा है और इसका जाहिर भी नहीं किया। मदद क्या मांग रहा है? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, डिप्लोमेसी के अंदर कम से कम तुम जबानी खाते से तो उन लोगों की निंदा करो जो गलत है, और जो सही है उनके साथ खड़े रहने की बात करो। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने पिछले 40 साल में अपने आप को तैयार किया है दुश्मन से लड़ने के लिए, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए अपने बलबूते पर। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि पिछले 4 साल में जब उक्राइन और रशिया की जंग चल रही थी, तो शाहिद 136 एक दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन का रशिया, लेकिन ईरान उसको दे रहा था। यानी ईरान के वेपन उस जंग में रशिया ने इस्तेमाल किया है। तो टेक्नोलॉजी के एतबार से और हथियार के हिसाब से ईरान को अभी तक के ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इनको जरूरत है। और ईरान अगर कोई मदद करता है तो एक अलग बात है आगे बढ़ने के बाद में, लेकिन अभी जंग के जिस मोड़ पर ईरान खड़ा हुआ है उसे किसी मुल्क के हथियार की अभी कोई जरूरत नहीं है। और हमने ये देखा कि अमेरिका ने हमला करके एक चीज जो साबित किया, एक चीज जो बताया है, वो ये कि इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका मैदान में आया है। अगर इसराइल में इतनी ताकत होती कि वो ईरान को नीस्तो नाबूद करता या ईरान को घुटने के बल पर लेकर आ जाता, तो अमेरिका कूदने की कोई कोशिश नहीं करता और जाहिरी तौर पे अपने नकाब को नहीं हटाता। अमेरिका ने नकाब इसलिए हटाया है और वो मजबूर हुआ है नकाब हटाने के लिए क्योंकि इसराइल अब अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। इसीलिए एक पॉइंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के ट्वीट में आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा? फुर्दों पे हमला किया, फुर्दों को हमने नाबूद कर दिया। लोग एक्सपर्ट ईरान में इसको इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। मैं कुछ आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यूं एनालाइज कर रहे हैं। इसराइल ने जो पहले दिन हमला किया था, क्या कहकर हमला किया था कि हम ईरान के न्यूक्लियर साइट को खत्म करना चाहते हैं। क्या इसराइल इसमें कामयाब हुआ? सब कहते हैं कि इसराइल इसमें कामयाब नहीं हुआ। पहले कुछ 10-12 घंटे इसराइल की तरफ से हमले थे, लेकिन उसके बाद में इसराइल पर बहुत कड़े हमले होने लगे। अमेरिका ने ये ऐलान क्यों किया कि हमने फुर्दों को नीस्तो नाबूद कर दिया और बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया? क्यों किया? ताकि एक तरीके से इसराइल को इस जंग से इज्जत के साथ निकालने की कोशिश की जाए। अमेरिका उस हदफ को, उस चीज को कि जो इसराइल अचीव करना चाहता था, उसका ऐलान करता है कि हमने हमारे हमले से कर दिया। यानी ये कि अब इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करके लोगों के दिमाग को और लोगों की फिक्र को इसराइल से हटाकर अमेरिका की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसराइली एक्सपर्ट्स इस तरह से इसको एनालाइज करने के बाद कहते हैं कि हाँ, अमेरिका ने हमला किया है तो हमारी जिम्मेदारी है और हम पर बनता है कि हम अमेरिका से जवाबी कार्रवाई करेंगे। इंतकाम लेना यह हमारा हक बनता है, हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेने के लिए हम किसको मारेंगे? तो सब लोग एक वर्ड कहते हैं, अमेरिकन बेसिस को मारेंगे जो ईरान के अतराफ में है। उन बेसिस को मारकर ईरान अपना इंतकाम लेगा अमेरिका से। तो यहाँ के एक्सपर्ट ने, बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस बात को लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं अमेरिका का सबसे मजबूत बेस, सबसे बड़ा बेस इस रीजन के अंदर कौन सा है? तो आमतौर पे लोग कहते हैं कुवैत का होगा, कतर का होगा, बहरीन का होगा, कहीं तो नहीं। वो एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा बेस इस रीजन के अंदर खुद इसराइल है। हम इसराइल को इसलिए भी मारेंगे कि उसने हमको मारा है 13 जून को। अब इसराइल को हम इसलिए भी मारेंगे क्योंकि वो अमेरिकन बेस भी है। और हाँ, सिर्फ इसराइल को नहीं, दूसरे बेसिस को भी मारेंगे। तो अब अगर अमेरिका ये समझता है कि उसके हमले के जरिए से इसराइल को मारने से ईरान की तवज्जो हट जाएगी, तो ये उसकी गलत फहमी है, ये उसने गलत कैलकुलेशन किया है। इसराइल को अब इसलिए भी मारा जाएगा कि वो अमेरिकन बेस भी है। एक इसलिए मारा जाएगा कि उसने ईरान को मारा है, उसका बदला लेना ईरान का हक है। दूसरा इसलिए मारा जाएगा कि अमेरिका ने भी मारा है, तो अमेरिका को भी इसराइल के बेस की तरह देखा जा रहा है। जी जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और जिस तरह का पूरा अग्रेशन है ईरान का, उसको आपने बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ पर सामने रख दिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह की परिस्थितियों में एक देश अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए किस तरह से डटकर खड़ा होता है और ईरान ने वो प्रूव किया है। भले ही सामने सो कॉल्ड वो दुनिया की पावर्स हों, लेकिन उनके सामने एक मुल्क कैसे खड़ा है
वो तो, और इसमें देखिए सबसे ज्यादा पोल जो खुली है वो इजराइल की खुली है कि इजराइल शुरू से ही एक तरह से भीख मांग रहा था अमेरिका से, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, क्योंकि उसे पता था अकेले वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये वही इजराइल है जिसको लोगों को लगता है कि उसके पास थार्ड है, आयरन डोम है और न जाने क्या क्या है, उसके पास ऐसी आर्मी है, उसके पास हथियार है। वो मान सकते हैं कि वो सब कुछ है उसके पास, लेकिन हुआ क्या? कितने दिन वो ईरान के सामने टिक पाया? अमेरिका के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं है। ये पूरी की पोल जो है वो खुल गई है। लेकिन अमरीश जी, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का अगर ऐलान कर दिया जाता है ईरान की तरफ से, क्योंकि इस पे डिसीजन तो ले लिया गया है, आखिरी मोहर जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की लगनी है, और अगर वो मोहर लग जाती है, ये अग्रेशन अगर आगे बढ़ता है, जंग अगर आगे बढ़ती है, तो फिर किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? फिर दूसरे देशों के रिएक्शन किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद करने का मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तेल वहां से केवल, अच्छा तेल की तो बात है ही, वहां से और भी बहुत सारी बेसिक कमोडिटीज ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट जाती हैं, और पर्शियन गल्फ से वो सीधे अगर रेड सी से जाएं, और रेड सी भी देखिए एक तरह से बंदी है, रेड सी में कभी भी यमन हमला मतलब कर सकता है, उसने अनाउंस भी कर दिया है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होता है, तो इसमें देखिए मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं, भारत में तेल की कीमत कम से कम 150 से 200 रुपए लीटर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक भारत का एग्जाम्पल देने से पूरी दुनिया समझ में आएगी। और अगर भारत में 150 से 200 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, तो बाकी चीजों के दाम का क्या होगा? सब्जियों का दाम का क्या होगा? प्याज के दाम का क्या होगा? दाल के दामों का क्या होगा? महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि यहाँ की रेजिम डिस्टेबलाइज हो सकती है, क्योंकि महंगाई ऐसा इशू है जिसपे कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी देश में। अभी अब आधुनिक युग में भी कोई भी अफसर जा सकता है, कोई भी विद्रोह हो सकता है। अब ऐसी अच्छा, अगर भारत इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि कतार भी इफेक्ट हो रहा है, यूएई भी इफेक्ट हो रहा है, सब इफेक्ट होंगे। और वो लोग यही कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान से हम अपील करते हैं कि प्लीज उसको खोलिए, तो ईरान कहेगा कि आप पहले ये हमारी शर्त मानिए, हमारे खिलाफ जो एग्रेशन हुआ है ये आगे ना हो, इसकी क्या गारंटी है? और अगर इसकी एक गारंटी यही है कि इजराइल का खात्मा हो, इजराइल से सरकार जाए, इजराइल जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े, या फिर इजराइल जो है सीधे हमास के साथ कोई बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लेके आए जिसमें इजराइल की हार है, तो दोनों तरफ से इजराइल की हार है, चाहे वो ईरान के सामने हार माने, वो गाजा के सामने, और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के सामने हार माने। ये दो चीजें ईरान रख देगा कि ये देखिए हमारी शर्तें हैं। ईरान को जो नुकसान होना है वो हो चुका है। ईरान के अपने जो चैनल्स हैं, जो ईरान का तेल खरीदते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो, वहां पर एक दूसरे चैनल्स भी हैं। लेकिन भारत की बात देखिए क्या है ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बड़ी मात्रा में तेल जाता है भारत जैसे देशों में। अब बाकी ऑप्शन हैं, लैंड ऑप्शन है, बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो कि एक्सरसाइज होंगे। लेकिन एक जो इधर के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो उधर साउथ एशिया है, वो तो फिर भी चलिए थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच सकती चीजें, लेकिन जो मिडिल ईस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट का जो पूरा बिजनेस है, ये तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूरोप जिस गैस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे और देश जिस गैस पे डिपेंड करते हैं, वो उसका आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये एक तरह के तुरुप का पत्ता ईरान के पास है, और इस तुरुप के पत्ते को वो सही समय चलेगा। वो जरूरी नहीं कि अभी चले, अभी चल भी सकता है। भाई एक सिचुएशन देखिए कि ईरान इस समय ये प्लान कर रहा है कि हम इजराइल से, अभी कहा मौलाना साहब ने कि सबसे बड़ा बेस अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इजराइल है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इजराइल को अगर हमें, जो अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, उसका बदला लेना है, तो ईरान को नष्ट करना होगा। तो ईरान को नष्ट करने का जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसे ही बंद हो, वैसे ही आप देखिएगा कि जो बाकी अरब के देश हैं वो अभी भी काफी हद तक इजराइल के विरोध में इधर से आ गए हैं जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन और ज्यादा मुखर विरोध में आ जाएंगे। वो तो फिर सीधे अमेरिका से कहेंगे ना कि तुमने ये क्या कर दिया, ये अगर होना था और इसको हम लोग ऐसे रोक नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे जो अगर ईरान ने बंद कर दिया, उसको हटाने का एक ही तरीका है कि वहां पर भयंकर बमबारी हो
वहां पर अमेरिका जो है वो ईरान की पूरी नेवी को नष्ट कर दे। और ऐसी अगर स्थिति आती है, अमेरिका ने ऐसा कोई कदम भी उठाया, तब तो सीधे फिर रशिया और जी चाइना को दावत है, वो सीधे आके इंटरवीन करेंगे। तो ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, मैं फिर कह रहा हूं, ये ईरान के हाथ में तुरुप का पत्ता है, और ये पत्ता वो सही समय खेलेगा। इट इज अ विनिंग कार्ड, इट इज अ विनिंग कार्ड, और अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया गया तो ये इस जंग में ईरान की फतेह होगी। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, और ये इजराइल को ये लग रहा था कि हम एक तरह से धोखा देकर ईरान पर हमला करेंगे, वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा और हम अपने मकसद में बिल्कुल, और जैसे दूसरे मुल्कों को उन्होंने बर्बाद किया है, और फिर भी हाथ अभी भी खाली हैं उनको बर्बाद करके भी, लेकिन ईरान के साथ भी हम वैसा ही करेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ कि ईरान एक जबरदस्ती हत्याया हुआ एक जमीन का एक टुकड़ा नहीं है जो जुल्म करके जो बसाया गया है, बल्कि उसका अपनी एक सभ्यता है, 7,000 साल पुरानी लगभग उसकी सभ्यता है, उसका अपना कल्चर है, उनके लोगों को दुनिया में सभ्य लोगों के रूप में माना जाता है। कभी भी चीज को किसी भी उसने ट्रिगर नहीं किया, कभी उसने किसी जंग में खुद वो नहीं कूदा है, बल्कि हर चीज को बहुत ठंडा करके वो खाता है और ठंडा करके ही रिएक्ट भी करता है। ये हमने पूरे उसमें देखा है। लेकिन सवाल लास्ट में मेरा आपसे ये है, और बहुत संक्षेप में, आप कहते होंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हैं और टाइम कम देती हैं, लेकिन आगा साहब, सवाल ये मेरा है आपसे कि एक तरफ क्या इस तरह की भी कोई डिस्कशन चल रहे हैं ईरान के जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है या फिर जो रिलीजियस सर्कल है उसमें, कि आपके लिए ईरान के लिए फिलिस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसको बहुत अपनी एक टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, क्योंकि किबला अव्वल भी वहां पर है। अब जब ये आर पार की लड़ाई एक तरह से शुरू हुई है, जब इजराइल ने ट्रिगर कर दिया है, और एक बड़ा नुकसान आपको भी हुआ है, उसको कोई, यानी कि ईरान को भी हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं की कर सकता है, लेकिन इजराइल को उससे कहीं बड़ा हुआ है क्योंकि वो छोटा मुल्क है, और ईरान ने जिस तरह से अटैक किया, क्या कोई इस तरह की भी कोई बातचीत है कि अब बातचीत नहीं, क्योंकि अगर अब हम रुक गए तो ये तैयारी करके फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि करना तो उनको है ही, ग्रेटर इसराइल का जो उनका सपना है वो उसको पूरा करने के लिए, प्रॉमिस लैंड की जो बार बार बात की जाती है उसके लिए, जिसके लिए वो कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जी, मैं वो नहीं कहूंगा जो आपने कहा था कि आखिरी सवाल और वह संक्षेप में, लेकिन ईरान के जो फाउंडर रेवोल्यूशन के लीडर हैं इमाम खुमैनी, जो 89 में उनका इंतकाल हो गया था, जिस वक्त ईरान के अंदर इनकलाब नहीं आया था, इनकलाब आने से 15 साल पहले उन्होंने इसराइल के वजूद को कैंसर का ट्यूमर कहा था, और कहा था कि अगर आज उसको यहां से निकाला नहीं जाता है इस वेस्ट एशिया के बदन से, तो कल ये पूरे वेस्ट एशिया के लिए, जैसे कैंसर घातक होता है इंसान के बदन के लिए, इसराइल पूरी दुनिया के लिए घातक और खतरनाक होगा रेवोल्यूशन आने से पहले। आज फिलिस्तीन के बारे में, हाँ, ईरान की कम्युनिटी, सोसाइटी में, इंटेलेक्चुअल्स में भी, जी जी, इंटेलेक्चुअल्स में भी और रिलीजियस उसमें भी ये बात चल रही है कि इसराइल के, यानी फिलिस्तीन की हिमायत और फिलिस्तीन के लिए मदद के लिए खड़ा होना, ये हम लोगों की इंसानी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी शहादत से पहले, उनकी एक बहुत वायरल स्पीच भी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम अली के शिया किसी भी हालत में फिलिस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईरानी आइडियोलॉजी, ईरान में जो दीन और मजहब पाया जाता है, इस्लाम और शिया, उन लोगों का ये पहले से मानना है कि हमें फिलिस्तीन की हिमायत इसलिए करना है कि वो मजलूम है, उनके घरों को हत्याया गया है, उनके जवानों को मारा गया है, उनकी औरतों को और उनके बूढ़ों के ऊपर जुल्म के बादल ढाए गए हैं, हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए हमें कीमत बहुत सारी चुकाना पड़ी है। अगर आप गौर कीजिए तो ईरान में रेवोल्यूशन आने से पहले इसराइल के और अमेरिका के ईरान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। कहा जाता था कि ये कंट्री, ईरान और इसराइल, हनीमून का दौर गुजार रहे थे, वो लोग 48 से लेके 79 तक के। इतना लंबा एक ऐसा पीरियड था कि जिसमें ईरान और इसराइल के रिलेशन को बहुत अच्छा बोला जाता है। लेकिन 79 से पहले से लेकर और 79 के बाद से अचानक ये बात बदलती है, और बदलने के बाद में उस दिन से लेकर अब तक के सबका ये मानना है कि फिलिस्तीन हमारा पहला मसला है, इसलिए क्योंकि वो मजलूम है और हमें मजलूम के साथ रहना है। अब ना सिर्फ ईरान, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटीज में हम जवानों को देख सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट कट किया है,
क्यों कट किया है, इसकी जो इल्लत बताई गई है, जो रीजनिंग दी गई है, वो बहुत अजीब है। और ये कहा गया है कि यहां पर एंटी इसराइल मूवमेंट जो है अपने सर उठा रहे हैं, लिहाजा इसको अब हमको बजट कम करना पड़ेगा। ये कितनी अजीब बात है कि न सिर्फ अब ईरान के अंदर बल्कि दुनिया के कोने कोने के अंदर फिलिस्तीन की मोहब्बत और फिलिस्तीन की मदद का जज्बा लोगों के दिलों में बढ़ा है। इसी वजह से आज अगर इसराइल की टूटी हुई बिल्डिंग को कोई देखता है जो ईरान की मिसाइल के जरिए से उसको नुकसान पहुंचा है, तो दुनिया का हर बेदार इंसान वो ये कहता है कि कल जो तुमने गज्जा के साथ किया था, आज वो ईरान तुम्हारे साथ कर रहा है। और इसके बजाय कि इसके ऊपर जैसा लोगों का दिल जल रहा था, दुख रहा था गज्जा के हालात को देखते हुए, आज दुनिया के कोने कोने से हम ये देख रहे हैं कि पेरिस हो या लंदन हो या अमेरिकन बहुत सारी सिटीज हो, वहां पे आज लोग ईरान के फेवर में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म ढाने वाले को सही सबक अगर कोई सिखा रहा है तो वो ईरान सिखा रहा है। और दुनिया के हर कोने में जो आजादी के बारे में सोचते हैं, जो इस्तिकलाल के बारे में और मजबूती के बारे में सोचते हैं, सब लोग आज फिलिस्तीन की हिमायत में मैदान में खड़े हुए हैं। जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही है क्योंकि जब हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस पूरी जंग को हम देखते हैं, तो हमें इसे 2 चश्मों से देखना होगा। एक तो हमें इस तरह से इसको देखना होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी पावर स्थापित करना और जो ज़ख़ीरे हैं अलग-अलग जगहों पर तेल के और जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर अपना अधिकार जमाना, ताकि हमारा जो एक हेजेमनी है, हम जो एक वर्ल्ड पावर हैं, वो बनी रहे। और दूसरा चश्मा है एक रिलीजियस चश्मा, उससे भी इसे देखने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार आप इज़राइल में जाकर जब आप लोगों से बात करें, वहाँ के लोगों से, तो वो आपको बताएँगे कि उनके लिए प्रॉमिस्ड लैंड, उनके लिए ग्रेटर इज़राइल, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहे बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा हो या फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा हो, वो सब इसका हिस्सा है। तो उसको इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर रखा था। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरेश जी और आगा साहब, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ईरान-इज़राइल जंग पर जो तमाम अपडेट्स हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये विचार और अपडेट जो है, वो सही प्रोस्पेक्ट जो है, वो लोगों तक पहुँचे। और शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा राजीव जी के साथ। एक बड़ा विश्लेषण इस तमाम अपडेट के साथ लेकर वो आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।